साथियों नमस्कार। साथियों, ईरान ने आज यूएस और यूके का जो बेस है डिगो गार्सिया में हिंद महासागर में, उस पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का प्रयास किया है, जिससे पूरी दुनिया शॉक्ड है। हालांकि ईरान इस हमले को करने में सफल नहीं हो पाया है, लेकिन दुनिया शॉक्ड इसलिए है क्योंकि ईरान ने जो अभी तक बता रखा था या दुनिया को जो पता था वो ये कि ईरान के पास सबसे दूरी वाली मारक क्षमता की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 2000 किलोमीटर की है। लेकिन आज जो हमला किया है उसमें ये 4000 किलोमीटर की निकल के आ गई है। सब हैरान है कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली है। अब तो न जाने ईरान के पास और कौन कौन से ऐसे अस्त्र और शस्त्र हैं जो अभी तक उसने दिखाए ही नहीं है। याद कीजिए, कुछ समय पहले डिगो गार्सिया चर्चा में था, जिसमें यूएस का कहना यह था कि जो डिगो गार्सिया नाम का आइलैंड है, मैं एक बार बता देता हूं ये है क्या पूरा मामला। जो मॉरिशियस है, मॉरिशियस का एक छोटा सा यहाँ पर आइलैंड है जिसे डिगो गार्सिया बोलते हैं। छोटा सा, कई सारे आइलैंड्स हैं, उनमें से एक है। ठीक है, तो इस पर मॉरिशियस का अधिकार था, लेकिन लंबे समय तक यूके यहाँ पर रहा, तो यूके के अंडर में रहा। फिर पिछले साल यूके ने कहा कि भाई मॉरिशियस ये तुम्हारा है, तुम वापस ले लो। मॉरिशस और यूके में डील हो गई, लेकिन यूके ने कहा कि हम यहाँ पर अपना बेस बना के रखेंगे अगले 99 साल तक। मॉरिशस ने कहा ठीक है, बेस बना के रख लो, बाकी मालिकाना अधिकार तो हमारा है। इस बात पर ट्रंप ने अभी करीब महीने भर पहले बयान दिया था कि यूके ने ये मॉरिशस को लौटा करके ठीक नहीं किया, यूके को ये अपने पास रखना चाहिए था, यूके ने बेवकूफ़ी कर दी। यूएस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस आइलैंड पर यूएस के भी बेसिस हैं, तो यूके और यूएस दोनों के बेसिस हैं यहाँ पर। इसी पर हमला दागा था किसने? ईरान ने। अब याद कीजिए कि अगर ईरान इस तरह से हमला दाग देगा या 2-4 और बेसिस पर अगर हमला कर देता है हिंद महासागर में, तो यूएस यहां पर भी कमजोर पड़ने लगेगा। अंततः एक दिन वो आएगा इस युद्ध में, जब ये युद्ध लंबा खिंचेगा तो एक वो दिन आएगा जब यूएस इतना कमजोर हो चुका होगा कि दुनिया भर में अपने बेसिस को हैंडल नहीं कर पा रहा होगा। तब देखना यूएस यूके से कहेगा कि एक काम कर रहा हूं, यूके तुम तो नेटो के सदस्य हो ही, कहने को नेटो चल रहा है वरना वैसे तो वो है नहीं, तुम नेटो के सदस्य तो हो ही, तुम्हारा बेस है काफ़ी है, मैं अपना बेस हटा ले रहा हूं क्योंकि मैनेज नहीं कर पा रहा। हटा ले। ऐसे ही देखना यूएस को अपने कई सारे बेसिस इन कंट्रीज से भी हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी कहेंगे कि भाई तुम जो हमारी सेफ्टी नहीं कर पा रहे तो यहां से निकलो। ईरान यही चाहता है, और एक बार ये चीज़ स्टार्ट हो गई तो यही तो यूएस की हार है। हो सकता है यूएस तब तक इतना काम कर ले, ये इजराइल इतना काम कर ले कि ईरान में ये जितने भी अभी खमेनी बचे हुए हैं आने वाले, जैसे अभी जो हैं उनके बाद जो आएंगे, जैसे मुस्तफा खमेनी अभी हैं, कोई बता रहा उनकी टांग टूट गई है, अधमरे हो गए हैं, रशिया में चले गए हैं, इस बात को लेकर कोई पुख्ता जानकारी आई नहीं है। बहरहाल जो भी है, जब यूएस को ये लगेगा कि यहाँ पर ये इस्लामिक शासन को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, ख़त्म कर दिया है, तब यूएस यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन तब तक यूएस भी इतना कमज़ोर हो चुका होगा कि यहाँ पर अपने आप को स्थापित करके नहीं रख पाएगा। इसी दिन का इंतज़ार सबको है। तो ईरान ने साहब ये मिसाइल दाग के ये बता दिया कि मैं अभी काफ़ी अच्छे मूड में हूँ, तो तुमको जो चाहिए वो बता दो। उधर एक खबर और आ गई है बड़ी हैरान कर देने वाली। अभी इस खबर में ये समझ में नहीं आ रहा है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन इस बार एक ब्लेंडर कर दिया। और ब्लेंडर क्या है देख लीजिए। देखो ये तो वो मैंने बता दी भी खबर आपको। ये रहा, यूएस और इजराइल ने मिलकर के ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया है। कौन कह रहा है? ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, जो इनका नतांज है, जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं, उस फैसिलिटी पर आज हमला किया है बंकर बस्टर बम से। अब मैंने जब इसके सोर्सेज देखे तो मुझे कहीं कहीं तो ये मिला कि हाँ थोड़े बहुत रेडिएशन निकलने की बात सामने आई है, और कहीं पर ये आया है कि रेडिएशन नहीं निकले हैं। ये कंफर्म नहीं है, बट न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर देना, अब हम न्यूक्लियर वॉर से ज़्यादा दूर नहीं हैं। आप यूएस को तो भूल जाइए, यूएस का तो वही होना जो मैं बता रहा हूँ। इजराइल एक अलग मूड में है।
इजराइल यूएस की भी नहीं सुनेगा, हो सकता है छोटे स्तर पर ही सही ईरान पर गिरा दे, या ईरान के ही न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ऐसा हमला करे कि वहीं से रेडिएशन निकलने लग जाए और ईरान का खुद का ही एनरिचमेंट उसके लिए भारी पड़ जाए। संभावना है, क्योंकि मामला ऐसा बिगड़ गया है, धीरे धीरे ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। $120 प्रति बैरल आ चुका है, दुनिया में ऑयल की क्राइसिस हो रही है। नेचुरल गैस पर हमला करके ईरान ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि कतर में नेचुरल गैस के जितने भी संसाधन हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पर दोबारा आने में कम से कम 3 से 5 साल ले लेंगे। 3 से 5 साल दुनिया में नेचुरल गैस की कमी हो जाएगी, एलपीजी की कमी हो सकती है, तेल के दाम बढ़ ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान तो चाहता है 200 पार हो जाए, ईरान के लिए तो वही अपने आप में एक जीत है। तो जब तेल का क्राइसिस दुनिया में होगा, दुनिया इजराइल और यूएस पर प्रेशर डाल रही होगी, तो यूएस तो कुछ ना कुछ कर लेगा, जैसे उसने आज किया है। आज क्या किया है यूएस ने? यूएस ने कहा है कि भाई एक काम करते हैं कि समुद्र में ईरान ने जितना भी तेल भर के तैयार कर रखा है, जो कि लगभग 140 मिलियन बैरल है, जो ऑलरेडी लदा हुआ है, हम इस पर से सैंक्शन हटा देते हैं भी टेम्परेरी। यूएस ने ईरान के ऑयल पर सैंक्शन लगा रखे थे कि कोई इसका तेल खरीदना मत, ठीक है। तो भारत नहीं खरीद पा रहा था, चाइना खरीद के ले जाता था, क्योंकि चाइना मानता नहीं है यूएस की, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, तुम सैंक्शन लगाना चाहो लगा दो उस पर। तो ईरान से लगभग 80% तक एक्सपोर्ट चाइना ही करवा रहा था। चाइना कहता था हम खरीद लेंगे। कई जगह पर ईरान अपना ब्लैक में भी बेच रहा था, दूसरे देश का झंडा लगा के शिप आगे बढ़ा दिया, पता ही नहीं चल रहा किसका है। इसमें यूएस ने आज ये कहा है कि दुनिया में जिस तरह के ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल की कमी हो रही है, तो एकदम से कमी ना हो, हम इसको फ्री कर रहे हैं, आप इसको लेके जा सकते हैं टेम्परेरी तौर पर। दूसरा, यूएस ये भी कह रहा है कि हम इसको इसलिए भी फ्री कर रहे हैं क्योंकि अगर हम फ्री नहीं करेंगे तो चाइना खरीदता रहेगा ईरान से, और चाइना सस्ते दाम पर ईरान से तेल खरीद के अपना स्टॉक बनाता जाएगा, रिजर्व्स इकट्ठे करता जाएगा। तो चाइना ऐसा ना कर ले, इसलिए हम इसे फ्री कर रहे हैं। एक बयान ये भी आया यूएस से। अब एक बात बताइए, चाइना इकट्ठा कर रहा है तेल को, ये तुम्हें अब पता चला है? ये तो बहाने हो रही है, तो कब से कर रहा है वो? तुम साफ साफ कहो ना कि दुनिया का दबाव तुम पे पड़ रहा है। तुम साफ साफ कहो ना कि महंगाई की मार अब यूरोप में और यूएस में ही पड़ने वाली है, यूरोप में तो पड़ ही रही है। तुम साफ साफ कहो ना कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है, इसलिए तुम्हें डर है कि अर्थव्यवस्था संभाले रखो कैसे भी। लेकिन इस अर्थव्यवस्था की, ऑयल की, गैस की, नेचुरल गैस की चिंता इजराइल को नहीं है। इजराइल, मैं पहले बता चुका हूं, इजराइल सिर्फ ये जानता है कि अब अगर ईरान को छोड़ दिया तो अगले 1 आध महीने में वो अपना न्यूक्लियर वेपन बना के बैठ जाएगा, और फिर वो इजराइल को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ईरान में जब से रिजीम चेंज हुई है, वहाँ पर एक ही नारा लगता था कि इजराइल को ख़त्म करना है, इजराइल को ख़त्म करना है। और इजराइल ने कभी ऐसा नहीं कहा था पहले कि हमें ईरान को ख़त्म करना है। ईरान में जो 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, वो आने के बाद इसी बात को रट के बैठ गया है कि इजराइल ख़त्म करना है हमें। और जिस तरह से अभी ईरान के हौसले बुलंद हो गए हैं, वो अगर न्यूक्लियर बम बना लेगा तो इजराइल पर गिराने में उसका क्या जा रहा है? तो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर देगा। इसलिए लोग कह रहे हैं कि युद्ध कहीं भी जा सकता है। यूएस की चिंता नहीं है, वो तो पहले भी उलझा रहा है ऐसे युद्धों में, अब भी उलझा रहेगा। तो हमें इस बात का थोड़ा एक वॉच करके रखना है। अगर न्यूक्लियर बम नहीं भी गिराएंगे तो ईरान में तख्ता पलट कन्फर्म है, प्रो यूएस गवर्नमेंट आना कन्फर्म है, और फिर इजराइल शांत पड़ सकता है। अब देखिए यूएस किस तरह से ढीला पड़ रहा है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। श्रीलंका ने रिफ्यूज़ कर दिया है यूएस की रिक्वेस्ट को, जिसमें यूएस ने कहा था कि हम अपने वॉर प्लेन्स श्रीलंका की लैंड पर लैंड कराना चाहते हैं। यानी श्रीलंका ने अपनी भूमि का इस्तेमाल करने से मना कर दिया यूएस को। अब आप एक चीज़ पर गौर करिए कि श्रीलंका जैसा छोटा सा देश, जिसे तो यूएस के इन्फ्लुएंस में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आज इतनी दम दिखा रहा है कि नहीं करने देंगे यूज़। यही पाकिस्तान होता तो अरे मालिक का है, मालिक आप ही का है, आइए आइए। कारण श्रीलंका से भारत के अच्छे संबंध, कारण श्रीलंका थोड़ा बहुत चाइना की तरफ भी टिल्ट है, और कारण श्रीलंका ये भी जानता है कि यूएस कुछ नहीं कर पाएगा उसका, ठीक है। इसलिए श्रीलंका द्वारा मना करना ये बताता है कि यूएस अब उस स्थिति में नहीं रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ईरान ऑयल के सैंक्शंस मैंने आपको बता दिए।
अब एक चीज पर और गौर करते हैं। ट्रंप ने आज ये भी कह दिया है कि हम एक तरह से ईरान पर युद्ध जीत चुके हैं, हमारी मिलिट्री ने पूरी तरह से ईरान पर हावी होकर के युद्ध को जीत लिया है, बट अब ये है कि हमें कुछ ऑपरेशन अभी चलाने हैं तो हम चला रहे हैं, बाकी युद्ध तो एक तरीके से हम जीत गए। तो वो तो पहले दिन से जीते हुए कह रहे हैं खुद को। बहरहाल पाकिस्तान, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध बिना पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के ख़त्म होगा। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस युद्ध में किसी ना किसी तरीके से घसीटा जाएगा। तो हुआ ये है कि यूएस में एक रिपोर्ट आती है, यूएस की टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की रिपोर्ट तैयार होती है, जिसमें उस रिपोर्ट में बताया गया है, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि दुनिया में इस समय कौन सा देश यूएस के लिए घातक साबित हो सकता है, कौन सा देश आने वाले समय में घातक साबित हो सकता है। तो इस तरह से रिपोर्ट तैयार की जाती है। तुलसी गेबार्ड उसकी अध्यक्षता कर रही थी। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भाई जो नॉर्थ कोरिया है या चाइना है, ईरान है और पाकिस्तान है, इन देशों की जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जो क्षमता है, उससे आने वाले समय में यूएस को नुकसान हो सकता है या खतरा है। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि अगर आप अपने कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर के मिसाइल बरसाना चाहें, ऐसी क्षमता वाली मिसाइल आप बना लेते हैं, तो उसे आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। बनाने को तो ये कई देशों ने बना ली है, लेकिन अमेरिका को ये लगता है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बनाने के सपने देख रहा है। पाकिस्तान ने बनाई नहीं है, शाहीन वाहीन बना के बैठा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान सपने देख रहा है। अगर पाकिस्तान बना लेगा या आगे बढ़ता है तो कल को उस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के वो यूएस पर भी हमला कर सकता है। तो यूएस ऐसे पोटेंशियल थ्रेट को पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो यूएस तक मारने वाली छोड़ो, पाकिस्तान ने अभी 2024 में ये बोला था कि हम ऐसी मिसाइल बना रहे हैं जो लगभग इजराइल तक पहुंच सके। अगर इसने इजराइल तक पहुंचने वाली भी मिसाइल बना ली ना, तो इसे इजराइल ही नहीं छोड़ेगा। आने वाले समय में बता रहा हूं, ईरान के बाद इजराइल का निशाना पाकिस्तान ही होगा। इजराइल को क्या दिक्कत है कि कोई न्यूक्लियर वेपन वाला स्टेट इसके आसपास ना हो, जिससे इसे खतरा हो सकता है। तो ईरान को ख़त्म करने के तख्ता पलट के बाद इसे जो खतरा है वो पाकिस्तान से है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन इसी पे हैं। और अगर ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ा कि हम यहाँ तक मारने वाली बना लें और मुस्लिम कंट्रीज़ के वो बन जाएं, राजा बन जाएं, तो इस ख्वाब के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को तो मुझे लग रहा है 2-4 घंटे में ख़त्म कर देगा इजराइल। तो इसलिए पाकिस्तान ईरान के बाद टारगेट पर आ सकता है। जैसे आज पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन ने बिलाल आरिफ सलाफी को ठोक दिया है जब ये नमाज पढ़ रहा था उसके बाद, और ये वही व्यक्ति है जो लश्कर तैयबा का कमांडर भी है और कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। मुरीदगह में ठोका गया है। आप धुरंधर फिल्म देख के आना, धुरंधर फिल्म में बड़े अच्छे से दिखाया है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में कोवर्ट ऑपरेशन चलाए जाते हैं, किस तरह से कई अननोन गनमैन्स ने पिछले 4-5-6 सालों में एक के बाद एक लगातार ठोका है अलग अलग आतंकियों को, किस तरह से भारत के एसेट्स काम करते हैं और क्यों नोटबंदी हुई थी, किस तरह से भारत में कुछ रहने वाले बड़े बड़े माफिया आईएसआई से जुड़े हुए थे। बड़ी अच्छी फिल्म है, उसे देखिए। कुछ फर्जी लोग आपसे कहेंगे कि ये प्रोपेगेंडा है, ये है, वो, उनकी बातें मत आना। सब कुछ गूगल से क्रॉस वेरीफाई कर लेना, सब पता चल जाएगा आपको। और आप अगर कहोगे कमेंट कर देना, तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से ये कुछ वामपंथी और ये जितने भी बॉलीवुड वाले जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनका कहना क्या है, वो किस तरह से फिल्में लेकर के आए थे, किस तरह से समय समय पे हमको बेवकूफ़ बनाया गया, और अब सही फिल्में आ रही हैं तो इनको एकदम से इनका जीना हराम हो गया है। तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूं अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो। ठीक है, तो अभी तक बात यहाँ पहुँची है कि ईरान अपनी मिसाइल की ताकत दिखा रहा है, यूएस उसके ऑयल को धीरे धीरे मार्केट में जाने दे रहा है, और इजराइल कसम खा के बैठा है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड भी करवाना पड़ा तो वो भी करवा देंगे। देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।